अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज हम एक बहुत अच्छा नुक्ता डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत के नैरेटिव को बिल्कुल पूरी तरीके से दुनिया में रद्द कर दिया गया है। पिछले कई सालों से इंडिया की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के केस में रेलेवेंट साबित करके ख़ुद प्रोमिनेंट हो। 6 अगस्त को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इंडिया करवाता है, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के मसले में, उस पर भी पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता। पाकिस्तान के इस चीज़ के बार बार कहने पर भी कि हमें इसका हिस्सा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी पाकिस्तान को इसका हिस्सा नहीं बनने दिया जाता और फिर पाकिस्तान पे बड़ी तनकीद की जाती है, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन इंडिया की सारी कोशिशें मलियामेट हो गई हैं और अब इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, उसमें साउथ एशिया में अगर कोई कंट्री सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है तो वो ख़ुद पाकिस्तान है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो फ़ोन कॉल्स और वो राब्ते कह रहे हैं जो इमरान खान साहब से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लगातार इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं और बहुत अहम हैं ये कॉल्स जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रिसीव कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि जैसे ही अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत नहीं, लेकिन जैसे ही तालिबान काबुल को टेक ओवर करते हैं, पाकिस्तान की प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ रब्ता कर चुकी हैं, क्या बातचीत हुई है और कैसे पाकिस्तान जिस टॉपिक पर, जिस पॉइंट को सबसे ज़्यादा बात कर रहा था कि टेबल्स पे आए, नेगोशिएट करें, पाकिस्तान के बीच में शामिल हुए बगैर चीज़ों को करना बहुत मुश्किल है। अब जब एवैक्यूएशन का अमल जारी है, तब पाकिस्तान की सारी बातें, सारे पॉइंट्स सच भी साबित हो चुके हैं और अब दुनिया भी इस चीज़ को मान रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 15 से ऑनवर्ड्स क्या कौन कौन सी कॉल्स आई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 15 अगस्त को टेक ओवर होता है और 15 अगस्त को ही जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रसेद तैयब अर्दगान, उनकी तरफ से कॉल आती है इमरान खान साहब को और सारी अफ़गानिस्तान की सिचुएशन डिस्कस होती है, जिसमें ख़ासकर तैयब अर्दगान कहते हैं कि पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट देने के लिए टर्की मौजूद है। रिफ्यूजी क्राइसिस होता है, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स होता है, पाकिस्तान का ताउन टर्की 100% तौर पर करने को तैयार है। अभी रिसेंट एक ऐड कर देते हैं कि तैयब अर्दगान ने एक स्टेटमेंट दिया है काबुल एयरपोर्ट के बारे में। हम आपको पहले बता चुके हैं कि तैयब अर्दगान ने कहा था कि वो सिक्योरिटी या काबुल एयरपोर्ट की जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने के लिए राज़ी हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ तब काबुल आने के लिए या काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संभालने के लिए मानेंगे जब तालिबान हमें अश्योरेंस देंगे कि टर्किश फोर्सेस महफूज रहेंगी। ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट जो है उसके बाद से ये बात की जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और फिर 17 तारीख को पाकिस्तान को 2 और इम्पॉर्टेंट कॉल्स आती हैं। 17 अगस्त को पहले कॉल आती है डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेट फ्रेडरिक्सन। अब ये ज़्यादा अच्छी बात ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में तो बात की, लेकिन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया कि ये एवैक्यूएशन का अमल या हमारा अमला जो वहाँ से बाहिफाजत निकल सका है वो पाकिस्तान की कोऑपरेशन के बग़ैर नहीं निकल सकता था। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि काबुल में, अफ़गानिस्तान में अभी भी जो एम्बेसीज़ हैं और जो कॉन्सुलेट्स हैं पाकिस्तान के, वो काम कर रहे हैं और लोगों के साथ ताउन करने के लिए ग्राउंड पे मौजूद है। इंडिया की सूरत हाल पे हम आएंगे आगे, लेकिन पहले इन कॉल्स के बारे में देख लेते हैं। अगली तीसरी कॉल उनको आती है 17 अगस्त को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की। वो पूरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं और पाकिस्तान से साथ ही साथ मशवरा भी मांगा जाता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक की सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो इस सारे इशू से रहा है वो ख़ुद पाकिस्तान ही रहा है। और अब इंटरनेशनली इस बात को भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस मसले को हैंडल करने की जिस तरीके से कोशिश कर रहा था, अगर उस तरीके से फॉलो किया जाता तो मसला इस कदर आगे नहीं बढ़ता। फिर 18 अगस्त को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आता है जर्मन चांसलर का। एंजेला मार्केल कॉल करती हैं इमरान खान साहब को और इसमें भी शुक्रिया भी अदा किया जाता है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने एवैक्यूएशन में ताउन किया, साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे बायलैटरली क्या
आगे नोशन होना चाहिए, इस सारे मसले को डिस्कस किया जाता है। एंजेला मार्केल की जो कॉल है इसकी हम आगे आपको ज़रा एक इंडियन कॉल के साथ कनेक्शन बताएंगे विच इज़ क्वाइट फ़नी, लेकिन हम उस पर बाद में आते हैं। फिर जो 5वां इम्पॉर्टेंट कॉल आता है वो भी 18 तारीख को ही आता है, वो डच प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कॉल करते हैं इमरान खान साहब को, और फिर 23 तारीख को जो 6th इम्पॉर्टेंट कॉल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को रिसीव होती है, वो बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर, वो कॉल करते हैं। और फिर पाकिस्तान का सिर्फ शुक्रिया ही नहीं अदा किया जाता, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे डिस्कशन भी होती है। और अगली कॉल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रशिया पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रह रहा है। पिछले कई महीनों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन के विज़िट को, और इस कॉल से पहले जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, वो कॉल करते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को। इनके डिटेल डिस्कशन होती है अफ़गानिस्तान के इशू पे, और उसके बाद फिर व्लादिमीर पुतिन का कॉल आता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। इस कॉल में सिर्फ अफ़गानिस्तान को नहीं डिस्कस किया गया, इस कॉल में स्टील मिल से लेकर पाकिस्तान का जो पाकिस्तान स्ट्रीम बनने वाला है, और ख़ुद व्लादिमीर पुतिन साहब का जो विज़िट है वो एक्सपेक्टेड है, उनको लेकर, और ख़ासकर फिर अफ़गानिस्तान पर पूरी डिस्कशन होती है। और पाकिस्तान की तरफ से इनवाइट दिया जाता है व्लादिमीर पुतिन को कि वो पाकिस्तान विज़िट करें। और ये जो 7 कॉल्स मैंने आपको बताई, इन सब की तरह से इमरान खान साहब को भी इन्विटेशन मिला कि वो भी टर्की, उसके बाद फिर डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मन, डच और बेल्जियम का दौरा करें और बायलैटरली इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। अब इंडिया को मैं कहाँ पे यहाँ से जोड़ रही हूँ? मैं इंडिया को इसलिए यहाँ से जोड़ रही हूँ क्योंकि इंडिया ने बड़ी शदीद कोशिश की ये बात साबित करने की कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा रेलेवेंट हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी जिसमें रशिया ने कहा कि जो मसला है अफ़गानिस्तान का उसको 4 स्टेट्स मिलकर हल कर सकती हैं, वो है रशिया, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका। इंडिया उसमें भी नहीं था। ट्रॉयका हुआ, ट्रॉयका के 3 सेशन हुए, फिर ट्रॉयका एक्सटेंडेड हुआ, उसमें भी इंडिया को शमूलियत नहीं दी गई। और अब जो इंटरनेशनली कॉल्स की जा रही हैं इस मसले के बारे में, आपको बता दें कि ऑनवर्ड्स अब तक 1 महीने से अब तक मोदी को कोई कॉल नहीं गई है। किसी ने अफ़गानिस्तान का मसला नरेंद्र मोदी के साथ नहीं डिस्कस किया है, और नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर पर अफ़गानिस्तान के मसले पर बिल्कुल खामोश हैं। वो नरेंद्र मोदी जो पिछले 1-1.5 साल से एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे थे और बार बार चिल्ला रहे थे कि इंडिया रेलेवेंट है, हमने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, हमारा सबसे बड़ा स्टेक है, पाकिस्तान स्टेक होल्डर नहीं है, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में नहीं बुलाया जाता, फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और अब तक इल्ज़ाम दराजी जारी है। और अफ़गानिस्तान के मसले पर मैं आपको बता दूँ कि जो नॉर्दर्न अलायंस है उसकी सबसे ज़्यादा ख़बरें भी आपको इंडिया के न्यूज़पेपर्स में मिलेंगी, चाहे वो अमरुल्लाह साले के बारे में हो या फिर अशरफ गनी के बारे में। अभी 2 दिन पहले की बात है कि अमरुल्लाह साले लिखें तो आपको 10 आर्टिकल्स मिलते हैं रिसेंटली इंडियन न्यूज़पेपर्स में लिखे गए, जिसमें उनकी लीडरशिप को सराहने के और उनको जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफ़गानिस्तान के तौर पर शो किया जा रहा है। लेकिन इंडिया जहां पाकिस्तान को इरेलेवेंट करना चाह रहा था, वहां इंडिया खुद इरेलेवेंट हो गया है। और 2 दिन पहले मैं आपको बता रही थी एंजेला मार्केल वाला इशू की, उन्होंने खुद कॉल की है जर्मन चांसलर को अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर बात करने के लिए। जर्मनी से उनको खुद कॉल कोई भी नहीं आया। अब उनको महसूस होने लगा है कि जब हमारे फॉरेन ऑफिस को बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा, तो नाउ दिस इज़ दी हाई टाइम कि अब हम आगे स्टेप इन करके अपने आप को वाज़े करने की कोशिश करें। बट एक बहुत बड़ी फेल्ड अटेम्प्ट थी इंडिया की तरफ से, एंड इंडिया हैज़ फेस्ड अ वेरी बैड फेलियर। समेत अमेरिका के भी ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। जो बाइडन ने अब तक पाकिस्तान कोई कॉल नहीं की है, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, उनकी तरफ से इनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बहुत सारी कॉल्स हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को आती हैं। इस मसले को डिस्कशन में लाया जा रहा है। हमारा फ़ॉरेन ऑफिस इस वक्त बहुत फ़ाल है और ईरान का भी दौरा किया जा रहा है। इस वक्त तक बहुत सारी कॉल्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स पे डिप्लोमेटिक लेवल पे फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे पाकिस्तान को रुजू कर रही हैं कि अब अफ़गानिस्तान को इससे ऑनवर्ड्स किस तरीके से लेके जाना चाहिए।
پاکستان جو باتیں کرتا رہا, جس چیز پر سٹریس ڈالتا رہا کہ افغانستان کا ایشو پاکستان کو کنسلٹ کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا, پاکستان از پلئنگ دا موسٹ امپورٹنٹ رول, ناؤ دا ورلڈ از کنسیڈرنگ اٹ, اینڈ انڈیا البائت آف ڈوئنگ ہیوج انویسٹمنٹس جو انڈیا نے کیے افغانستان میں, اس وقت بالکل بھی سچویشن میں ریلیٹیو ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کا کوئی بارڈر نہیں ملتا, ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ملتی, ان کی ڈائریکٹلی کوئی سٹیکس نہیں ہے سوائے اکنامک سٹیکس کے, جو فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بری طریقے سے بری سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی سٹیکس افغانستان میں نہیں رکھتا. اس وجہ سے انڈیا اس وقت پولیٹیکلی افغانستان کے مسئلے میں کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہو گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس سارے مسئلے کے بارے میں؟ کیسے انڈیا کے سارا نیریٹو بلڈنگ, پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس, اتنی ساری خبریں, اتنے سارے آرٹیکلز, اور وہ فنی جو ان کے مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس طریقے کا ایکسنٹ پٹ اپ کر آتے ہیں ٹی وی پہ, اور پاکستان اور چائنا کو چچا بھانجا کہہ کر افغانستان کے مسئلے پہ کوٹ کرتے ہیں. تو ان کی سارے ٹیکٹکس جو ہیں وہ یہاں پہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کی بات کوئی مانتا ہے تو شاید انڈیا میں بھی کوئی اکا دکا ہی لوگ ہوں گے جو ان کی بات کو سٹینڈ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ از اٹ اے فیلئر فار انڈیا اور ناٹ؟ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے, پاکستان کا فارن آفس کس سمت میں جا رہا ہے, اس چیز پر بھی اپنا خیال کا اظہار ہم سے ضرور کریں. بڑی ڈیولپمنٹس دیکھنے پہ آ رہی ہیں, ایک اسپیشل ویڈیو ہم بنا رہے ہیں افغانستان میں جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان پہ, تو وہ ضرور دیکھیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.